पिछले साल की बात है, मार्च 2023। दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के एक्साइज मिनिस्टर थे, उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके कुछ 6 महीने बाद इन अक्टूबर 2023 वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी संजय सिंह, उन्हें भी ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद आपने सुना होगा कि ईडी कुछ मल्टीपल समन्स भेजती है अरविंद केजरीवाल को, कुछ 8-9 समन्स भेजती है अरविंद केजरीवाल को, जिसे एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल डिनाई करते जाते हैं। और इवेंचुअली ऑन 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये क्या केस है जिसमें इतने बड़े बड़े लीडर्स, दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो जाते हैं? तो इस केस का नाम है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की। क्यों इसके सराउंडिंग कंट्रोवर्सी रही है, क्या क्या चीज़ें इसमें रही हैं, इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम बता देते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी क्या है। जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनी, इसके सराउंडिंग में क्या कंट्रोवर्सी रही। उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों इसे स्क्रैप कर दिया गया, मतलब क्यों इसे ख़त्म कर दिया गया, ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसे फाइनली ख़त्म करना पड़ा। और अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्यूजेशंस और एलिगेशंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है वो किस एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया अरविंद केजरीवाल के दलील के अगेंस्ट, या फिर पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो आइए शुरू करें इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी क्या है। व्हाट इज़ दिल्लीज एक्साइज पॉलिसी? तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में। इसे इंट्रोड्यूस करने के पीछे का कारण है कि उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में शराब माफिया का एक तगड़ा कंट्रोल था, उसको ख़त्म करना चाहती थी दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट चाहती थी कि स्टेट रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे जो आपके नकली शराब होती हैं इनकी इस पर नकेल कसी जाए। नकली शराब को, जो नकली शराब की बिक्री वगैरह होती है, सेलिंग होती है, उसे ख़त्म किया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ 32 एक्साइज जोन्स में दिल्ली को डिवाइड किया और उसके बाद कुछ 849 आउटलेट्स बनाए इन 32 एक्साइज जोन में, जिन्हें लाइसेंस, लिक्कर का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया, शराब का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। तो जैसा कि कई लोगों ने इसकी तारीफ़ की, कई लोगों ने कहा, क्योंकि इनिशियली क्या होता था कि जहाँ पे शराब की दुकानें होती थी वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता था कि वहाँ पे कंज्यूमर के बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस होते थे। कई बार जो वुमेन वहाँ से क्रॉस होती थी वो बहुत ही अनसेफ फील करती थी। तो कई लोगों ने इस पहल को, दिल्ली गवर्नमेंट की इस पहल को बहुत सराहा। उनका कहना था कि इससे बहुत ही एक कंज्यूमर को एक अलग एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बावजूद कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया। उनका कहना था कि ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनी है इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं और कई तरह के एलिगेशंस भी लगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या एलिगेशंस लगे इस पॉलिसी के अगेंस्ट। तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगे, उनमें एलिगेशन लगा कि इस पॉलिसी में कुछ करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कुछ करप्शंस हुए हैं, प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ रही हैं, इम्प्लीमेंट करने में कुछ इरेगुलरिटीज़ रही हैं, और ये पॉलिसी जो है स्टेट का जो फाइनेंस है उस पर एक बहुत ही बड़ा बर्डन डाल रहा है, जिसकी वजह से स्टेट को एक फाइनेंशियल लॉस सहन करना पड़ सकता है। तो ये बात है कि 2022 के जुलाई में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की उस दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के पास, जिसमें बताया गया कि इस पॉलिसी में जो दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, वो यूनिलैटरल डिसीजन लिया करते थे, जिसकी वजह से कुछ 580 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान झेलना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट को। उन्होंने इसमें कुछ और एलिगेशंस भी लगाए कि दिल्ली के जो आम आदमी गवर्नमेंट के लीडर्स थे उन्हें किकबैक्स भी मिले कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के द्वारा। तो ये किकबैक्स क्या होते हैं? किकबैक्स एक तरह की ब्राइब होती है जिसमें कई बार कुछ गवर्नमेंट के लीडर्स हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स कह लीजिए, या फिर कुछ इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है, जिसके एवज में ये इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट को इलीगल पेमेंट करते हैं। तो इसे कहते हैं किकबैक्स। तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से किकबैक्स थे या उसमें क्या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया इन इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्हें कुछ डिस्काउंट्स दिए गए,
उनके लाइसेंस की फ़ीस को एक्सटेंड किया गया, उन्हें कुछ पेनल्टीज़ वगैरह में रिलीफ मिली, और कोविड-19 की वजह से जो डिस्ट्रप्शंस हुए थे उसमें उन्हें कुछ छूट दी गई दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह की प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उन्हें मिली, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ किकबैक्स दिल्ली गवर्नमेंट के लीडर्स को दिए। और उसके बाद जब ये सब एलिगेशंस लगे, उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जांच स्टार्ट की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और इवेंचुअली जून 2022 में इसे स्क्रैप कर दिया गया, इसे ख़त्म कर दिया गया। तो अब देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के क्या क्या एलिगेशंस थे। तो जो फाइंडिंग्स थी एनफोर्समेंट डायरेक्टर की, उनके रिपोर्ट के हिसाब से उनका ये एलिगेशन था कि ये जो पॉलिसी बनाई गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, इसमें जानबूझ के कुछ लूप होल्स बनाए गए ताकि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को फेवर किया जाए। इसमें यह भी एलिगेशंस लगा कि इसमें लिकर बिजनेसेस वगैरह कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लाइक डिस्काउंट्स और दूसरी चीज़ों की वजह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स या गवर्नमेंट को किकबैक्स मिल रहे हैं, उन्हें कुछ इलीगल पेमेंट मिल रहे हैं। ईडी ने कुछ और एलिगेशंस भी लगाए, जैसे कि उनका कहना था कि यहाँ से कुछ इलीगल पैसे जो उन्हें मिले दिल्ली गवर्नमेंट को या फिर उनके लीडर्स को, उन्होंने यूज़ किया पंजाब और गोवा के इलेक्शंस में। उनका ये भी कहना था कि इस स्कैम में कुछ 292 करोड़ का स्कैम हुआ है, 292 करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सीबीआई ने कई सारे क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स और मनीष सिसोदिया के घरों पे या उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे रेड्स वगैरह किए। तो अब देखने की हम कोशिश करते हैं इसमें कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया, तो उनके अगेंस्ट क्या एक्यूजेशंस हैं ईडी के। तो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट जो एक्यूजेशन है उनमें है कि उनका मानना है, उनका कहना है कि ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम हुआ है इसके जो की कॉन्स्पिरेटर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट के और आम आदमी पार्टी के एक अल्टीमेट डिसीजन मेकर हैं। तो किसी भी तरह की जो इसमें एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको ये मॉनिटर करते रहे हैं और उन पे उनकी नज़र रही है, उनको कंट्रोल करते रहे, इसलिए ही इज़ वन ऑफ द की कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ दिस दिल्ली एक्साइज स्कैम। उनका ये भी कहना है कि इन्होंने कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को अनड्यू फेवर भी दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स को किकबैक्स मिले। इन सब चीज़ों पे अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो एलिगेशंस लगाए हैं इनके अगेंस्ट वो पूरी तरह से बेसलेस है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। जो ये बातें ईडी कह रहे हैं उसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है अरविंद केजरीवाल का। अब देखने की कोशिश करते हैं कि किस एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। तो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के कनेक्शन में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो जो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसे पीएमएलए एक्ट भी कहते हैं, पीएमएलए 2002। इसमें बेल मिलनी बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि इन्होंने कई बार कोशिश की बेल मिलने की, पर इन्हें बेल भी नहीं मिल पाई। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया अंडर पीएमएलए एक्ट 2002। तो इस एक्ट को 2002 में इनेक्ट किया गया था, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 2005 में। ये जो एक्ट है पीएमएलए, इसमें इसका सेक्शन 45 है, ये इसे थोड़ा स्ट्रिंजेंट, थोड़ा क्या ऐसा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाता है, जिसकी वजह से बेल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसमें सारे ही के सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से बेल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है इसमें। और समझने की कोशिश करते हैं ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पे कि पुलिस विदाउट किसी वारंट के आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आ सकती है, उन्हें कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं कि जहाँ पे जब तक आपकी ट्रायल पूरी नहीं हो जाती आपको बेल नहीं मिलता। तो इन सब प्रोविजंस की वजह से बेल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है इस एक्ट में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को भी बेल नहीं मिली और मनीष सिसोदिया जो कि 1 साल से जुडिशियल कस्टडी में ही हैं उन्हें भी बेल नहीं मिल पा रही है। फाइन, अब देखने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है इसमें अरविंद केजरीवाल की दलील पे। तो अरविंद केजरीवाल ने जैसे दलील दी कोर्ट के सामने और बेल मांगने की भी कोशिश की, तो इसमें दिल्ली कोर्ट का कहना है कि दिल्ली कोर्ट ने पहले तो इस अरविंद केजरीवाल की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका ये कहना है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने जो मटेरियल्स कलेक्ट किए हैं उससे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही है। अरविंद केजरीवाल ने इसकी फॉर्मुलेशन में भी कंस्पायर किया है, और जो इसमें क्या कहते हैं इलीगल पेमेंट वगैरह आई हैं उसे भी क्या कहते हैं उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। उनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा वो कोई इलीगल नहीं है, वो सारी चीज़ें सही है और क्या कहते हैं
और केजरीवाल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अगर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में, जहाँ पे हमने सारे पॉइंट एक ओवरव्यू और क्या कहते हैं समझने की कोशिश की कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और बने रहिए इस वायरल बेसिक एजुकेशन चैनल के साथ, और अच्छी अच्छी वीडियोस और बेहतर वीडियोस हम आपके सामने लेकर आया करेंगे।